बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस पाठ में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 जुम्मन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारतीय समाज में तेजी से आ रहे बदलावों की ओर इशारा किया गया है। लोगों में आधुनिक जीवन शैली, खान पान तथा पहनावे के प्रति बढ़ते रुझान को सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने अनुभव किया है। कई बार वे स्वयं को पूरी तरह उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि पहले समय कुछ और था और आज का जो आधुनिक समय है वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो कई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि इस आधुनिकता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो भी गलत है। जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा तब मैं कुल 7 साल का था। वे दशहरे से पहले घर के बच्चों के कुर्तों की नाप लेने आए थे। जुम्मन इससे पहले भी अवश्य आए होंगे पर मुझे याद नहीं। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनरी टोपी, जिसके नीचे से निकले हुए उनके संवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमुनी बाल, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। जुम्मन का ये रूप मेरे मन में आज भी स्पष्ट है, तनिक भी धूमिल नहीं पड़ा। जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे। वे मेरे पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी। दोनों ने एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ना सीखा था। बड़े होकर मेरे पिताजी मुख्तार हो गए और शहर में रहने लगे। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। वे कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं वैसी कोई काट ही नहीं सकता। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए पर मजाल क्या कि सिलाई कहीं से उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे, 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है। बाबू, कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ काट। सिलाई तो मैंने अपने बुढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय से सीखी है जब मुझे साफ साफ बोलना भी नहीं आता था। जुम्मन यूं तो 12 महीने काम करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। जब त्योहार आते हैं ना, तो होता है ना, त्योहारों पे दर्जी की दुकानें, बुटीक होते हैं, टेलर की दुकानें भरी रहती हैं, उन्हें होश भी नहीं मिलता है ना कपड़े बनाने के लिए। तो यही होता था। जुम्मन के 2 बड़े लड़के थे। वे दोनों भी साथ साथ काम करते पर कपड़ों का ढेर समाप्त होने को ही नहीं आता था। लेकिन कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते नहीं देखा। कपड़ों के ढेर में बैठे हुए सामने फैले हुए कपड़े पर वे उसी सावधानी से कैंची चलाते थे जैसे एक कुशल चित्रकार अपने सर्वोत्तम चित्र पर तुलिका से रंग भरता है ना। ब्रश को क्या कहते हैं हिंदी में? तुलिका। अथवा सिद्ध हस्त मूर्तिकार छेहनी के अंतिम प्रहारों से अपनी मूर्ति का रूप निखारता। इस काम को करते समय जुम्मन की मुद्रा मैंने देखी है और अब जब बड़ा हो गया हूं तो देखता हूं कि जुम्मन की उस मुद्रा में योगियों की समाधि सी थी, जो उस समय लगती है जब देवता का चित्र सामने होता। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे। कोई उनका भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा। अब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दे ऐसी बात भी नहीं थी। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दी। जमींदार और कई अच्छे किसानों से जुम्मन कभी पैसे लेते ही नहीं थे। फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था। कभी खलिहान में जाकर उनके लड़के ले आते थे और कभी लोग स्वयं उनके यहाँ पहुंचा जाते थे। जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था और जुम्मन शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर उसके कपड़े बिना सिलाई लिए सी दिया करते थे। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे। उन्होंने कभी अपने को अलग
समझा भी नहीं। मेरे घर पर यदि कभी मुंडन जने होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते, बिरादरी वालों की तरह जीमते और जाते समय परोसा भी लेकर जाते। दशहरे के अवसर पर गांव में जो रामलीला होती उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो बिना पैसे लिए ही कर देते थे। कभी कभी वे नाटक में पार्ट भी लेते थे, हिस्सा भी लेते थे। राजगद्दी के समय भांडों का जो स्वांग होता था उसमें जुम्मन भी अवश्य ही सम्मिलित होता और लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। उनका गला भी बुरा नहीं था। मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने जुम्मन के अलावा और किसी के हाथ का सिला कपड़ा नहीं पहना। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और जुम्मन के दर्शन भी होते रहे, पर पिताजी के देहांत के बाद वो संबंध टूट सा गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया और वह भी अपने संबंधी के लड़के के विवाह। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है और संभवतः अब नहीं बचेगी, अतः उन्हें देखने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। जुम्मन का घर बाहर से बहुत नहीं बदला था, पर और बहुत कुछ बदल गया ऐसा मुझे लगा। घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थी, पर गाय भैंसे नहीं थी। बाहर जो तख्त पड़ा था वो कई जगह से टूट गया। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे, पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगा जैसे बहुत आदमी अब उस पर बैठने नहीं आते। आवाज देकर भीतर गया तो जुम्मन के पुरानी खाट पर पड़े देख मुझे पहचान कर उठने की चेष्टा में वे खांसने लगे। कुशल मंगल के बाद उनसे जो बातचीत हुई उसे सुनकर मैं उदास हो गई। उनकी करुण कहानी युग का इतिहास थी। वे धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा, पर हार गया। अब तो धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। जब तक तुम्हारे पिताजी की तरह पुराने विचारों के लोग गांव में रहे मेरे सिले कपड़ों की कुछ कदर न, पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की इजाजत तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर, फिर चुल्लाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई की मशीन ले गए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सीना भी सीख आए। गांव के लड़के इन्हीं नए फैशन के कपड़ों को पसंद भी कर लिए। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। फिर सिलाई कितनी मजबूत होती है और काट कैसी है इसे देखने वाले कम रह गए। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा वे भी मुझसे मुंह चुराने लगे। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर ये लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है, पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो 1 पाव मट्ठा चाहिए तो उसे भी खरीदना पड़ता और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। ये सब कुछ मैं सह लेता हूँ बेटा, पर पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होता है और जुम्मन को कोई पूछता नहीं तो मेरी छाती फट जाती। एक दिन था जब गांव की जितनी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, और आज अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू टपक पड़े। आंखें मेरी भी गीली हो गई। तो इस कहानी में जो है थोड़ा सा ये इसका मतलब ये बनता है, ये अर्थ निकलता है कि समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे समय बदलता है हमें नई तकनीकों को, नई चीज़ों को सीखना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जो है आज के समय में बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। तो समय के साथ परिवर्तन बहुत आवश्यक है ना। तो जुम्मन जो है उस चीज़ को नहीं ले पाए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।